हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में डे बाय डे आगे बढ़ रहे होंगे। टीआरई 4 में अपनी सक्सेस के लिए डेली मेहनत कर रहे होंगे। एंड बात करें इस वीडियो की, तो हम टीआरई 4 के लिए अपनी लिटरेचर की सीरीज चला रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। मान ली आप ये मतलब वीडियोस जो भी हैं मेरे लिटरेचर के, आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं इफ़ यू फील लाइक कि ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, जरूरी नहीं कि सिर्फ टीआरई 4 के लिए ही है, बट अभी टीआरई 4 आने वाला, तो हम लोग उसी को मतलब दिमाग में रख के ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉन डन को किया था और वहां पे हमारी मेटाफिजिकल पोइट्री कंप्लीट हुई थी। अब इस वीडियो से, सॉरी इस वीडियो से नहीं, इस वीडियो में हम लोग कैवलियर पोइट्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑल तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि कैवलियर पोइट्स के लिए हमें 2 सेशंस लगेंगे, बट जब मैं इसका पीपीटी तैयार किया तो मुझे लगा कि नहीं, एक सेशन में आराम से इजिली हम इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं जाएगा। सो आज की ही सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं कैवलियर पोइट्स की, ये कौन थे। ठीक है, सो कैवलियर पोइट्स ये कोर्ट पोइट्स थे, किसके? चार्ल्स फर्स्ट के। चार्ल्स फर्स्ट का जो एरा होता है वो 1625 से 1649 का चलता है, जिसको हम कैरोलाइन एज के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इन पोइट्स की बात करें तो 1640s में और 60 से लेकर 1650s तक, जब तक 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का असैसिनेशन नहीं हो जाता है, तब तक इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा होता है। तो सिविल वॉर में 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होती है जो चार्ल्स फर्स्ट यानी किंग को सपोर्ट कर रही होती है, उनके विचारों को सपोर्ट कर रही होती है, और एक पार्टी होती है, ठीक है, जिनको राउंड हेड्स कहते हैं, वो लोग पार्लियामेंट्री लॉस को या उन चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और पोइट्स जो उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, उन्हीं को हम कैवलियर पोइट्स या कोर्ट पोइट्स के नाम से जानते हैं। इसमें 4 मेजर हमारे पोइट्स आते हैं। एक है जॉन सकलिंग, एक है रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक एंड थॉमस कैरो। ठीक है, ये 4 हमारे सॉरी ये 4 हमारे इसमें मेजर पोइट्स रहेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में एक चीज और हम जानना चाहिए। एक शब्द आता है कार्पीडियम। कार्पीडियम, ये वर्ड ये जो क्या कहते हैं, टर्म है, इसे आप लिटरेरी टर्म्स जब पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं बट पढ़ेंगे। ठीक है, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो लिटरेरी टर्म्स पढ़ाएगा वहां पे कार्पीडियम का जिक्र नहीं करेगा। सो कार्पीडियम का मतलब होता है सीज द डे। ठीक, ये जो टर्म था ये होरेस ने कॉइन किया था। होरेस जो थे, वो जो क्लासिकल पोएट थे, उन्होंने इसको, जिन्होंने होरेशियन ओड्स दिए हैं, उन्होंने इसको कॉइन किया था। अब आप इससे, इसका मतलब होता है कि जिंदगी बस आज की है। ठीक है, कुछ लोग होते नहीं, बिलीव करते हैं कि कल क्या हो हमें नहीं पता है। सो मैं आज अपनी लाइफ को एकदम अपनी फुलेस्ट में जीना है, कि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, जो भी हमें करना है एक एक दिन को। इतने कहते हैं नहीं, क्या कहते हैं, आनंद मूवी में राजेश खन्ना का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं कि जो आज है हम उसको जीना है, आगे का नहीं सोचना है। ठीक, तो कार्पेडियम का मतलब यही होता है कि जो आज है वो करो, बाकी का छोड़। और कार्पेडियम एक शब्द, ये शब्द आप लोग इस चीज से भी याद रखें, कार्पेडियम नाम की एक पोएम है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। जब तो पोएम का नाम आएगा वर्क का, देन वो शेक्सपियर का जाएगा। और अगर ये टर्म कॉइन किसने किया है? होरेस ने। ये टर्म एसोसिएटेड किसके साथ है? देन ये कैवलियर पोइट्स के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो अब इसके आगे की बात, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे की बात हम लोग आगे की वीडियो में करते हैं और एक एक राइटर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज बात यहाँ पे ये भी कि इन राइटर्स की आपको लाइफ बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी। इतने अगर माइनर राइटर्स को आप लाइफ पढ़ने लगेंगे, देन आप नेट में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा छोटे छोटे एग्जाम्स में। ठीक, सो आपको यहाँ पे लाइफ नहीं पढ़नी, बस आपको इनके 1-2 जो मैग्नम ओपस वर्क्स हैं उनको अच्छे से जान लेना है, और 1-2 वर्क जो थोड़ा बहुत माने जाने हैं उनको जान लेना है। बाकी बस इतना ही। अब चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बताया, कैवलियर पोइट्स जो थे वो हमारे कैरोलाइन एज में आते हैं, और कैरोलाइन एज में जो हमारे ब्रिटिश मोनार्क यानी इंग्लिश मोनार्क होते हैं वो चार्ल्स फर्स्ट होते हैं। और इनके काम जो, मतलब इनका वर्क था, उससे वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, वो खुश नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे उस समय पे सिविल वॉर चल रहा होता है। ठीक है, सिविल वॉर चल रहा होता है तो कुछ लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये कैसे हो जाता है कुछ लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड कुछ लोग किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो किंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको हम कैवलियर पोइट्स कहते हैं, और जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं उनको हम राउंड हेड्स कहते हैं। ठीक, तो जो राउंड हेड्स होते हैं वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं और कैवलियर्स किंग को सपोर्ट करते हैं। कैवलियर्स को हम सन ऑफ बेन भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, ज्यादा इस पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आगे मूव करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको जस्ट पहले ही बता ही रखी, इंट्रोडक्शन ही बताई हैं कि जो कैवलियर पोइट्स थे वो चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट पोइट्स थे। सिविल वॉर में ये किंग को सपोर्ट कर रहे थे। और एक चीज ये था कि इनके जो पोइट्री थी उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट सोशल पॉलिटिकल कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं रहता था। जस्ट ये
आलतू फालतू चीजें लिखते थे, जिससे कि जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट वो इनसे प्लीज रहे, इनसे खुश रहे, इनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहे। ओके, फिर कार्पे डियम, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि कार्पे डियम, इनकी जो पोएम्स होती थी वो बेसिकली कार्पे डियम पे बेस्ड होती थी, कि जो है जिंदगी आज है, कल की चिंता नहीं करनी है, हमें बस आज को एंजॉय करना है, खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो। ये चीज इनके अंदर रहती थी, इनकी पोएम्स वर्क्स के अंदर। कार्पे डियम जो ये टर्म है, ये होरेस ने कॉइन किया था, जिन्होंने होरेशियन वोट्स दिए हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि जब आपसे द कार्पे डियम पूछा जाएगा कि ये द कार्पे डियम वर्क किसका है, तब वहां पे आप विलियम शेक्सपियर का नाम लेंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, उसका नाम ही है द कार्पे डियम। कार्पे डियम जो शब्द है वो अलग है, और जो वर्क है शेक्सपियर का वो अलग है, ये याद रखना है आपने। आगे मूव करते हैं, तो कैवलियर पोइट्स में हमारे 4 मेजर पोइट्स रहते हैं। उसमें पहले रहेंगे रॉबर्ट हेरिक। इनको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सेट करके रखा हुआ है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो पहले आते हैं रॉबर्ट हेरिक, फिर आते हैं थॉमस कैरो, थर्ड है जॉन सकलिंग, लास्ट है रिचर्ड लवलेस। तो ये 4 के चारों लोग मेजर कैवलियर पोइट्स में आते हैं, जो सिविल वॉर के टाइम पे चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और जो ओलिवर क्रॉमवेल और उनके सन थे जॉर्ज क्रॉमवेल, आई थिंक नाम था, उन दोनों जो पार्लियामेंट की तरफ से थे, उनको ये सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे। तो इस तरीके से ये चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को याद पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबर्ट हेरिक। ठीक है, इनके ऑल्दो इतने कोई फेमस वर्क नहीं है, बट इनका एक फेमस वर्क है हेस्पेरिडस, जिसका अदर नेम है द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। ये कलेक्शन है 1200 लिरिकल पोएम्स का। ओके, 1200 लिरिकल पोएम्स का एक कलेक्शन है, और ये 1648 में पब्लिश हुआ था। ये इनका मैग्नम ऑपस है। मैग्नम ऑपस यानी किसी पोएट या किसी राइटर का वो वर्क जिसकी वजह से उसको ख्याति मिली हो, जिसकी वजह से उसको जाना जा रहा हो। सो इनका ये मैग्नम ऑपस था। और हेस्पेरिडस का मतलब भी आपको जानना चाहिए कि हेस्पेरिडस है क्या। तो ग्रीक माइथोलॉजी में ये एक निम्फ, निम्फ यानी छोटी छोटी परियां होती हैं, उनको निम्फ कहते हैं। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी में हेस्पेरिडस एक छोटी परी का नाम है। ठीक है, फिर वही सेम है कि ये कार्पे डियम को रिप्लीट करता है, कि कार्पे डियम पे बेस्ड है कि हमें आज जिंदगी जीनी है, कल की ध्यान नहीं देनी है। फिर हेस्पेरिडस तो एक वर्क हो गया, कलेक्शन हो गया रॉबर्ट हेरिक का, लेकिन जहां पे द हेस्पेरिडस लिख कर आएगा वो आपने जानना है कि ये वर्क रहेगा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, जो कि विक्टोरियन एज में हमारे पोएट होते हैं, काफी फेमस हैं। पढ़ना ही पड़ता है इनको, जब विक्टोरियन एज हम लोग पढ़ेंगे तब। तो द हेस्पेरिडस जो है वो टेनिसन का वर्क है, और हेस्पेरिडस है वो रॉबर्ट हेरिक का वर्क है। तो मैंने बताया कि जैसे ये कलेक्शन था, तो कलेक्शन की कुछ पोएम्स के नाम है। ठीक है, इसमें आपको ये नॉवेल नंबर्स को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज नॉवेल नंबर्स जो है ये इनकी फर्स्ट बुक ऑन स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे इनके कुछ वर्क्स की लिस्ट दी गई है, उनको इतना ऑल्दो ज्यादा ढंग से नहीं याद रखना है, बट इनका नाम याद रखिएगा कि ये सारे वर्क जो है वो रॉबर्ट हेरिक से रिलेटेड है। मान के आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी रोक के वीडियो, और नहीं तो मैं ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड करूंगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके वहां पे जाके इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और जब मन करे तब आपका रिवाइज करते हैं। ये द हैग होगा, देखिए इसमें जी रह गया यहाँ पे, द हैग। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हम लोग मूव करते हैं थॉमस कैरो पे। ठीक, तो थॉमस कैरो के बारे में क्या कहते हैं, जॉन डन ने ये लाइन बोली है, पर्सन ऑफ प्लीजेंट एंड फेशियस विट। और इनके ज्यादा वर्क नहीं है, इनका बस एक इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, वो रहेगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी सेम जैसे उनका रॉबर्ट हेरिक का हेस्पेरिडस कलेक्शन है, वैसे ही इनका स्क्वायर थॉमस कैरो का एक कलेक्शन है। इसकी एक पोएम है द रैप्चर, जो कि सबसे लंबी है, 166 लाइन की है। फिर एक है टू सैक्स है, इसमें ये कंट्री लाइफ जो रस्टिक यानी रूरल लाइफ होती है उसको दिखाते हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनका एक वर्क ये याद रखना है, कोलियम ब्रिटानिकम। ये इनका सिंगल मास्क है। ठीक है, सिंगल मास्क यानी मास्क क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे या लिटरेरी जॉनर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप मास्क पढ़ेंगे। तो मास्क एक तरीके की मान लीजिए स्टेज परफॉर्मेंस होती है। जैसे हमारे यहाँ पहले के टाइम में राजा महाराजा और रहते थे, किंग वगैरह, तो वो दरबार लगवाते थे, वहां पे अच्छे अच्छे लोग जो परफॉर्मेंस करने के लिए आते, चाहे वो डांस रहता था, चाहे वो नाटक रहते थे, या गीत संगीत जो भी चीजें होती थी, तो सेम कल्चर वहां पे भी था। तो जब यहाँ पे स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस होता था ड्रामा या प्ले का, तो जो आर्टिस्ट होते थे वो बहुत रंगीन अतरंगी अतरंगी कपड़े पहनते थे, और अतरंगी मास्क लगाते थे, चेहरे पे मखौटे जिसने कहते हैं वो लगाते थे। तो उसी मास्क से इसका नाम मास्क आ गया, कि हाँ एक तरीके की परफॉर्मेंस होती, तड़कीले भड़कीले कपड़ों को पहन के। बाकी मास्क कुछ भी नहीं होता है, तो आप परेशान ना होइए। तो आज की देखिए इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोगों ने 2 लिटरेरी टर्म्स भी सीख लिए, एक मास्क सीख लिया, एक कार्पे डियम सीख लिया, क्योंकि ये काफी टाइम रिपीटेड आपको मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट आते हैं हमारे जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग की चार क्या कहते हैं ये चार मेजर वर्क्स हैं, जिसमें पहला आता है एग्लोरा, दूसरा है द गॉब्लिन्स, फिर है डिस्कनेक्टेड कर्नल एंड लास्ट है द सैड वन। इनके आपको जॉनर्स याद रखने से, एग्लोरा है ये ट्रेजेडी है, गॉब्लिन्स कॉमेडी है, डिस्कनेक्टेड कर्नल एक सटायर है, सैड वन ड्रामा था जो कि अनफिनिश्ड रह गया था क्योंकि सिविल वॉर शुरू हो गया था और उसी बीच में इनकी डेथ हो जाती है, तो इस कारण इनका ये जो ड्रामा था ये अनफिनिश्ड रह जाता है। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया कि सिविल वॉर चल रहा था और लोग किंग को सपोर्ट कर रहे थे, तो किंग का ही 1649 में किंग को ही असैसिनेट कर दिया था, उससे पहले ही इनकी भी डेथ हो गई थी। आई थिंक 41 में ही ये डेथ हो गई, हाँ 1641 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनका ये वर्क क्या कहते हैं अधूरा रह गया। तो इनके जो सारे वर्क्स थे उनका कलेक्शन जो है उसे हम फ्रेगमेंटा ऑरिया के नाम से जानते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इनके चारों वर्क्स और ये नाम कि इनके वर्क्स का जो कलेक्शन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ये हो गए हमारे जॉन सकलिंग। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे बचेंगे रिचर्ड लवलेस। हाँ, ये इनके कुछ छोटे छोटे माइनर वर्क्स हैं, इनको आपको नाम बस याद रखिएगा, बाकी इतना ज्यादा इसको मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका आराम से इसके बिना भी काम चल जाएगा। आगे मूव करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये ऐसे हो गया, सॉरी। तो ये ऐसे इनका ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, ये अपने आप से हो जाएगा, मतलब अपने आप से नहीं होगा, मतलब नाम नाम याद रखना है, बाकी इस पर आपको फोकस नहीं करना है। फोकस आपको जो इसके पहले वाला पेज था इस पे करना है, जॉन सकलिंग के। कैसे हो जा रहा है बार बार मुझसे। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट है हमारे कैब्जेट पोएट्स में, वो है रिचर्ड लवलेस। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, उसी समय पे इन्होंने अपनी एक पोएम लिखी थी द स्कॉलर्स। फिर आती है द सोल्जर, ये एक ट्रेजेडी है, ओके। फिर आते हैं टू जनरल गोरिंग, एक सोनेट है। फिर आता है टू लोकास्टा गोइंग टू द वॉर्स। एक आता है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ये आपको इनका वर्क ये वाला याद रखना है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि जैसे कि सिविल वॉर में चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे, तो पार्लियामेंट की तरफ से इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, इनको गेट हाउस प्रिजन में डाल दिया गया था, जो कि वेस्टमिनिस्टर एबे के बगल में ही है, ठीक, वेस्टमिनिस्टर एबे, जिसे हम पोएट्स कॉर्नर भी के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे इनको रख दिया गया था। तो इस पोएम की एक लास्ट लाइन है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और काफी दफा पूछी गई है कि स्टोन वॉल नॉट अ प्रिजन नॉर आयरन बार्स अ केज, यानी जो ये बड़े बड़े पत्थरों की बनी दीवारें हैं ये कोई जेल नहीं होती हैं, और जो ये आयरन के बार से यानी जो सलाखें हैं ये कोई पिंजड़ा नहीं है। कहने का सेंस यहाँ पे आप दो तरीके से लगा सकते हैं कि मेंटली, कि इंसान मेंटली क्या सोचता है वही उसको लाइफ में दिखता है, कि अगर आप अपने आप को हमेशा कैद या कमजोर समझेंगे तो आप वैसे हो जाएंगे, और अगर आप अपने आप को जेल में रह के भी स्वतंत्र, वैसे तो आई थिंक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट कि जेल में रह के भी मैं अपने आप को मुक्त या स्वतंत्र समझता हूँ, और मेरे वर्क्स हैं वो मेरा काम बाहर करते रहेंगे, ये इनका कहने का मतलब था इससे। ये एक मिलिट्री ऑफिसर भी थे जो क्या कहते हैं चार्ल्स फर्स्ट के लिए कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस में भी गए थे। सो इनका ये आपको मेजर वर्क याद रखना है, बाकी पे इतना फोकस नहीं करना। नाम सबके याद रखने हैं, ठीक है, नाम सबके याद रखने हैं, ये नहीं कि नाम ही आप नहीं याद रखें, नाम याद रखना है, बाकी ज्यादा फोकस नहीं मारना है इस पे। फिर ये इनके कुछ पोएम्स थे एनिमल्स के ऊपर, द आंट द ग्रास हपर, ये ठीक है, द शे द टोड एंड स्पाइडर, ये भी आपको नाम याद रखने हो तो रख लीजिएगा, ऑल्दो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर एक ये वर्क इनका याद रखिएगा लास्ट वाला कि 1660 में इनके डेथ के बाद ये एक वर्क इनका फेमस हुआ था, पब्लिश हुआ था, लुकास्टा पोस्ट्यूम, ओके। सो बस इतना ही रहा कैबिनेट पोएट्स के लिए। एक बार हम लोग रिकैप करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग को याद रखनी है, क्या क्या नहीं याद रखनी है। स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जैसे कि बताया कि कैबिलियर पोएट्स क्या थे, ये कैरोलाइन एज में वो पोएट्स थे जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे आते हैं राउंड हेड्स जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। कैबिलियर्स को हम सन्स ऑफ बेन के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक इनको क्या कह सकते हैं, स्यूडोनिम नहीं, सॉरी, पेन नेम या कुछ भी, मतलब एक अदर नेम आप कह सकते हैं मिला हुआ है कैबिलियर पोएट्स को सन्स ऑफ बेन का। फिर बात करते हैं, जैसे मैं बताया चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे, सिविल वॉर में सपोर्ट कर रहे थे, इनकी पोएट्री में कोई भी खास क्या कहते हैं टॉपिक नहीं रहते थे, बस ये आज की लाइफ जियो मजे करो इसी के ऊपर लिखते थे। बेसिकली लिखते ही थे इसलिए कि किंग जो थे वो इनसे खुश रहे और इनको मतलब लाभ देते रहे आगे के लिए, ठीक है। तो इसमें चार मेजर पोएट्स आते हैं, रॉबर्ट हैरिक है, थॉमस कैरो है, जॉन सकलिंग है एंड रिचर्ड लवलेस है। रॉबर्ट हैरिक का एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आपको याद रखना है, हेस्पेरिडेस, ठीक है। हेस्पेरिडेस का मतलब ये होता है कि हेस्पेरिडेस एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक परी या छोटी परी, निम्फ जिसे कहते हैं, उसका नाम है, और द हेस्पेरिडेस जो है वो टेनिसन का वर्क है।
जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आपका मन का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये पेज रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, जिससे कि आपको बाद में आराम हो, या मैंने जैसे बताया कि टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनके कुछ माइनर पोएम्स हैं, जिनका आपको नाम याद रखना है। इनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी पोएम्स ही हैं, बहुत बड़ी नहीं है। आगे बढ़ते हैं थॉमस कैरो पे। इनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर इनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्क्वायर। और एक सेकेंड, एक है कोलियम ब्रिटानिकम, ये इनका सिंगल मास्क है बस, और इनको कुछ नहीं याद रखना है, कैसे कम होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं जॉन सकलिंग। जॉन सकलिंग का ये पेज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनके 4 मेजर वर्क्स हैं, एग्लोरा, गॉबलिन्स, डिस्कनेक्टेड कर्नल एंड द सैड वन। और इनका जो कलेक्शन है उसको हम फ्रेगमेंटा ऑरिया के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पे इनके कुछ छोटे छोटे वर्क्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो आप नाम याद रख सकते हैं। फिर लास्ट में आते हैं रिचर्ड अवलेस। इनके सारे वर्क्स हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू एल्थिया। ये इन्होंने जब उनको प्रिजन में रखा गया था उस टाइम पे लिखा था कि इसकी लास्ट लाइन काफी टाइम पूछी गई है कि ये किस वर्क की है, स्टोन वॉल नॉट अ प्रिजन, नॉट आयरन बार्स अ केज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनकी कुछ ये छोटी छोटी पोएम्स थी, और ये लोकास्टा पोस्ट्यूम जो इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन मतलब समझ में आया हो जो भी चीजें मैंने बताई हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो की बात करें, जो नेक्स्ट सेशन हमारा आएगा उसमें हम लोग कॉमेडी ऑफ मैनर्स करेंगे। वो भी सिर्फ एक सिंगल वीडियो का, एक सिंगल सेशन का काम रहेगा। एंड उसको करने के बाद फिर हम जो ये हमारे क्या कहते हैं स्कूल ऑफ वर्ड्स था, ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चीजें बचेंगी, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी विट्स हम लोगों ने कर लिया, मेटाफिजिकल पोएट्री कर ली है, और आज की अपडेट पोएट्स हो गया है। एंड नेक्स्ट हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स कर लेंगे। और इसके बाद इस तरीके से अगर एक दो मैं देखूंगी, अगर कोई स्कूल ऑफ वर्ड्स बचेगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देन उनको हम करेंगे। उसके बाद एक एक जो राइटर, जैसे बड़े बड़े राइटर्स को तो मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे टीचर्स करवा ही देते, बट जो माइनर राइटर्स होते हैं जिनका एक एक वर्क या कोई कोई चीज फेमस होती है बट उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता, सो हम लोग को उस पर भी काम करना है। तो वो भी हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे आगे करते चलेंगे। ठीक, सो अब बात करते हैं, अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स, ओके, जिनको भी नीड हो इस चीज की। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल, हर हर महादेव।